Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of power distribution utilization. तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू हीट, अगेन उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम हीट से रिलेटेड बोल रहे थे, हीट के कन्वर्जन किस तरह कन्वे होती है, ट्रांसफर होती है, उसके मेथड पढ़े थे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे। फिर हमने हीट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे कि इलेक्ट्रिकल हीट के क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रिकल हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकल मेथड्स, व्हाट आर देयर मेथड्स। सो उसमें से सबसे 4-5 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर वो है पावर फ्रीक्वेंसी ओमिक हीटिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पावर जो होता है वो यूजली 50 to 60 हर्ट्ज होता है, कहीं पे 50, कहीं पे 60, हमारे यहाँ 50 है। ठीक है, तो उससे हीटिंग तो पहला सबसे बड़ा वेल नोन मेथड है जो कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा या सुना होगा, ये आयरन जिस तरह हम देखते हैं, तो ये रेजिस्टिव हीटिंग मेथड। ठीक है, इसको हम कहते हैं इस तरह के। अब इसको डिटेल में जाएंगे। तो पहला जो उसमें रेजिस्टिव हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड है। ठीक है, तो इसमें भी दो हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब वो कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें है आर्क हीटिंग। आर्क, क्योंकि आर्क जो बनता है दो करंट के कंडक्टर के दरमियान जब बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाता है तो करंट जो है वो अपना करंट पाथ का फ्लो को कंटिन्यू रखने के अटेम्प्ट करता है, जिसमें वो एक आर्क जनरेट होता है और उस आर्क में एक लाइट भी होती है और साथ साथ हीटिंग भी होती है। तो यह भी एक हीट जनरेट करने का मेथड है यूजिंग द इलेक्ट्रिकल हीट। And the other components methods are called high frequency heating method. In those methods, first is called induction. तो दूसरा जो तरीके हैं, एक है जिसको हम कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मेथड्स। उसमें एक इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग और माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव मेरे ख्याल में आप लोगों ने कभी ना कभी यूज किया होगा अपने आसपास या घरों में, नहीं तो घरों में नहीं तो आपने कहीं ना कहीं, इवन आप यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में भी देखा होगा, चीजें लेते हैं तो वहाँ पे आपको गर्म करके देता है। फिर उसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर एक मेथड आपके पास एग्जिस्ट करता है फॉर जनरेटिंग द हीट बाय इलेक्ट्रिक। सो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, method of heating, different method of protein heating for general industrial and domestic purpose may be classified below। मतलब हीटिंग जो सारी बातें उनकी एप्लीकेशन डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल जनरल पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल में बॉयलर वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए। घरों में मिसाल दो, जिस तरह हमने चीज़ें देखी थी, इलेक्ट्रिक केटल, जो आपका दूसरी चीज़ें जो घरों में होती है, माइक्रोवेव ओवन, आयरन एंड सैंडविच मेकर एंड सो मेनी थिंग। ये इसकी जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन में। अब रेजिस्टेंस मेथड जो सबसे पहला, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द आई स्क्वायर आर लॉस व्हेन करंट इज पास थ्रू ए रेजिस्टर एलिमेंट, आई स्क्वायर आर लॉस टेक्स सॉरी।
मास्टर क्लास नहीं करी और क्लास होता संजला बच्चा मिल गया ठीक है अंडो पराठा चाहे शुक्र अंडो ठीक है और शुक्र में पराठा ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे हीटिंग तो रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द आइंस्टीन लॉ ठीक इसमें जब करंट पास होता है थ्रू रेजिस्टेंस एलिमेंट्स तो आइंस्टीन लॉ से तो उसके दो मेथड हैं एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस मेथड दूसरा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस मेथड तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है दिस मेथड द मटेरियल are charged to be heated is treated as a resistance and current is passed through it. Heat is produced when current passes through this method of heating is high efficiency because the heating is produced in the charged cell. Example electro boiler for heating water resistance welding. ठीक है in this method material is are charged to be heated is treated as a resistance and current is passed through it. मतलब इसमें यह है कि एक चीज को फिलामेंट हीटिंग एलिमेंट है डायरेक्टली उस पर थ्रू करंट पास किया जाता है और उससे ही हीटिंग जनरेट होती है ठीक है और इस मेथड की एज कम्पेयर टू दूसरे मेथड में मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने की एफिशिएंसी ज्यादा है ठीक है उसमें एग्जांपल दिए इलेक्ट्रोड बॉयलर फॉर हीटिंग वाटर ठीक रेजिस्टेंस वेल्डिंग अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है मैं आपको ये चीज थोड़ा सा दिखाता हूँ ओके तो मैं आपको ये दिखा दूं सर वालेकुम अस्सलाम जी मुबशर क्या हाल है खैरियत जी अलहमदुल्ला सर आप ठीक हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह जी सो गए थे क्या अभी तक नहीं सर उठे हुए थे वो दरअसल मैं ना कनेक्ट कर रहा था तो पता नहीं क्या सर बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जाता था एरर आ अच्छा रहा था अच्छा जी अच्छा लिंक ज्वाइन नहीं हो रही थी जी जी कोई सर इशू नहीं अच्छा तो आज के हम तकरीबन चलो लेक्चर से एंड कर देंगे तो कोई क्यूरी हो पेपर को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे तो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं अगेन वो इलेक्ट्रिक हीटिंग वाला ही टॉपिक था वो करेंगे मुझे बिल्कुल लास्ट में याद लाइएगा हम पेपर को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह तो आप लोग जो है उस हिसाब से अपनी तैयारी पे फोकस रखें अच्छा असाइनमेंट थर्ड जो थी एक्चुअली में थोड़ी लेट हो गई है असाइनमेंट असाइन करने में मगर एक शॉर्ट असाइनमेंट आप लोगों को मैं आज असाइन कर दूंगा उसको 2-3 के अंदर अंदर फाइंड अप कर दीजिएगा इतनी मुश्किल नहीं होगी ठीक है यहीं आपस में आप जी चार सर लोग और उसको ज़रूर कर लीजिएगा बाकी जो क्यूरीज हों वो ज़रूर बताइए पूछ लीजिएगा तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था अभी मैं आता हूँ पीडीएफ में पहले आपको शो क्या हो रहा है स्क्रीन पे सर ये वीडियो स्क्रीन शो हो रही है ठीक है अभी ये जो मैं बता रहा हूँ ये है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग मतलब क्योंकि वेल्डिंग भी एक एग्जांपल है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग की तो उसके मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ उसको देखें फिर हम उसको आगे देखते हैं अब ये क्या होता है जिस जगह पे वेल्ड करना होता है वहाँ पे हीट दी जाती है वो इतनी हाई होती है कि वो पिघल के आपस में वेल्ड हो जाते हैं एक ये तरीका होता है वेल्डिंग का आई बात समझ में सो इसको मैं अभी प्रॉपर वीडियो यहाँ से मैं रिव्यू कर दूँ ये है हमने पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल हीटिंग हीटिंग के 4-5 मेथड्स हैं एक कहलाती है हाई फ्रीक्वेंसी या ओहमिक हीटिंग दूसरी कहलाती है सॉरी पावर फ्रीक्वेंसी या ओहमिक हीटिंग
दूसरी कहलाती है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, जिसमें इंडक्शन हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव हीटिंग आ जाती है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहा था, रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग बाकी सब हीटिंग मेथड्स में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसके जो मेरे ख्याल में डायरेक्ट अगर एग्जांपल देखें, आयरन वगैरह हमारे पास जो है ये सारे रेजिस्टेंस हीटिंग के मेथड, क्योंकि इसमें एक डायरेक्ट रेजिस्टिव एलिमेंट होता है जिसमें हम करंट को पास करवाते हैं तो हीट जनरेट होती है। हमें पता है ना कि जब भी आपके पास किसी चीज़ से करंट गुजरता है और उसकी रेजिस्टेंस होती है तो वहाँ पे हीट लॉस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम हाई कर देते हैं तो ये हीट लॉस जो है ना वो ज़्यादा होता है, तो वो एक्चुअली में हीट जनरेट हो रही होती है। आई बात समझ में? जी सर। ओके। सो कभी पानी गर्म करने के लिए यूज किया है रॉड, पानी गर्म करने वाली? जी सर, किए यूज। की है ना, हॉस्टल वगैरह में अगर रहे हो तो ये एक्सपीरियंस बहुत जी हुआ होगा, ठीक है। जी तो जी सर। उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ इस तरीके से ही चीजें हो रही हैं कि आपके पास मिसाल लो रॉड लगा देते हैं, ये उसमें प्योर हीटिंग रेजिस्टिव एलिमेंट होता है इसमें अंदर। जब करंट गुजरता है तो वो हीट जनरेट करता है। तो हीट क्योंकि पानी में ये रॉड लगी होती है तो हीट ये कन्वेंशन के तरीके से ये पानी जो है ना हीट ट्रांसफर होती है पानी में, और उस तरीके से पानी गर्म होता है। सिमिलरली इस तरीके से कुछ जो आपके पास वेल्डिंग के मैकेनिज्म होते हैं, एक जो अभी मैं दिखा रहा था, क्या होता है कि आपके पास दो जिनको वेल्ड करना है उनको रख दिया जाता है और नीचे फोर्सफुली देखो यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, लगा दी जाती है, तो यहाँ पे हीट जनरेट होता है। और वो हीट जब इतनी जनरेट होती है कि आपके पास उनको वेल्ड कर देता है। आई बात समझ में? जो अभी दिखा रहा था वीडियो में। तो ये टिपिकल एप्लीकेशन है, लाजमी नहीं है कि इनकी हद तक वो महदूद है। जाहिर बात है आपके पास जो दूसरे भी बहुत सारे हैं, आयरन है, इलेक्ट्रिक केटल है, इतनी सारी चीजें हैं, ये सारे उसमें आते हैं। दूसरे इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट हीटिंग के क्या है, इन दिस मेथड ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू a resistant element which is placed in an electric oven. Heat produced is proportional to ice core losses in the heating element. The heat produced is delivered to the charge either by radiation or convection or by combination of two. Sometimes resistance is placed in a cylinder which is surrounded by a charge placed in the jacket to provide uniform temperature. अच्छा, अब ये जो इसमें कह रहे हैं कि मतलब ये जो इनडायरेक्ट हीटिंग होती है इसमें भी यही सेम मैकेनिज्म होता है। एक हीटिंग रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है जिसके थ्रू जब करंट गुजारते हैं तो हीट जनरेट होती है, मगर वो एलिमेंट बेचारे खुद किसी न किसी मतलब ओवन में प्लेस होता है। ओवन इन द सेंस यहाँ पे कोई उसकी असेंबली होगी जिसमें वो हीटिंग एलिमेंट वो प्लेस्ड होगा। जिस तरह यहाँ पे देखें आपके पास ये इलेक्ट्रिक हीट है, ये इसमें हीटिंग एलिमेंट है, इसमें अंदर ये पड़ा हुआ है, और इसके आउटसाइड ये एक किसी एक सिस्टम में ये कंप्लीटली प्लेस्ड है। आई बात समझ में? इस तरह यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट होता है इसमें भी अंदर लगा हुआ है, और यहाँ पर भी आपके पास इसमें हीट जनरेट हो रही है, मगर इसको फिर डिफरेंट तरीके से ट्रांसफर करवाते हैं किसी ने यहाँ पे। अब ये हीटिंग एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो रेडिएशन है वो आपके खाने पे या जो भी आपकी चीज में रखते हैं उसमें पड़ती है, और ये हम रूम में रखते हैं ताकि हमारा रूम गर्म रहे। आई बात समझ में? जी सर। मतलब यहाँ पर आपके पास टिपिकल एग्जांपल देखा जाए तो ये है, देखें एक एलिमेंट है इलेक्ट्रिक, उसमें उसको किसी न किसी जगह में रख दिया जाता है, और फिर नीचे जो उसके साथ जो दूसरे एलिमेंट लगे होते हैं उनको हीटअप करता है, और फिर उधर से हीट ट्रांसफर होती है आउटसाइड। तो इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, हीटिंग तो है मगर रेजिस्टिव हीटिंग है ये। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जो कुछ ऐसे दिए मैं डिस्कस करता हूँ, मगर हीटिंग से भी सेक्शन है आपका। सो उसमें आपको देख लीजिएगा कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड हीटिंग एलिमेंट क्या है। मतलब एक एलिमेंट जिसको हम हीटअप करना चाह रहे हैं, मतलब जिसके थ्रू हम हीटिंग करना चाह रहे हैं। सपोज करें कि आपके पास जो जिस रॉड से आप पानी गर्म कर रहे हैं
उसमें अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है जो कि एक्चुअल में हीट जनरेट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक अच्छे हीटिंग एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो उसको हम नीचे देख रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी है कि एक हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उससे करंट पास होगा तो हीट जनरेट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट मटेरियल व्हेन नॉन वोल्टेज इज अप्लाइड एट इट्स एंड्स। बात समझ में आई? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है क्या चीज, मतलब हम कह रहे हैं ना हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज दी, मतलब करंट फ्लो में रुकावट जो होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जितनी ज्यादा रुकावट होगी करंट के फ्लो में उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक एलिमेंट है, मिसाल लो ये आप समझेंगे ये आपका टू 2 मीटर लॉन्ग, और जो ये इसकी हाइट जो समझो कि क्रॉस सेक्शन उसका क्या कहते हैं कि हाइट है फॉर सपोज 2 सेंटीमीटर, तो पर यूनिट लेंथ मतलब पर मीटर और क्रॉस सेक्शन जितना भी है इसके स्पेसिफिक के तहत जो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो आपकी रेजिस्टेंस कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अवश्य ये बात क्लियर हुई है, जी सर। अभी समझ में नहीं आई है नहीं बात? सर, क्लियर है सर। ठीक है, कोई एग्जांपल दें। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे यही है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप जो है ना जैसे जैसे मटेरियल की लेंथ बढ़ती है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट के हिसाब से, मतलब पर मीटर के हिसाब से मैं कहूँगा भाई ये इसकी रेजिस्टेंस है 100 किलो पर मीटर, मतलब मैं इस 1 मीटर की रॉड में मैं अगर वोल्टेज मेयर करूंगा रेजिस्टेंस यहाँ से तो मुझे 100 किलो ओम मिलेगी। अगर मैं इसके 2 मीटर पे करूंगा तो वो फिर मुझे 200 किलोमीटर मिलेगी। आई बात समझ में? तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में होती है उसको यस। मेयर किया जाता है यूजिंग दी पर यूनिट लेंथ, मतलब जितनी लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। एक तो ये बात होगी, दूसरी उसकी क्रॉस सेक्शन, मिसाल लो एक तार है बिल्कुल ही पतली है और एक तार है बहुत, मतलब आप जो सुना लोहे की रॉड की तरह है, पट्टी है लोहे की। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग है, ये तो बिल्कुल पतली एक सिंपल तार है, इसका तो क्रॉस सेक्शन बहुत ही सिंपल है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी एज कम्पेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसकी विड्थ है। तो इस वजह से हम जो रेजिस्टेंस में क्या जाती है वो पर यूनिट लेंथ और पर क्रॉस सेक्शन एरिया। आई बात समझ में? जी सर। ओके। दूसरा हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, क्योंकि हम हीटिंग कर रहे हैं तो मटेरियल की अपनी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट होती है क्या चीज है? मेल्टिंग पॉइंट होती है वो पॉइंट होती है, मतलब वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो मटेरियल स्टार्ट होता है मेल्ट होना। आई बात समझ में? जिस तरह हम यस सर। कोल्ड होना सर, जैसे यानी कि कोई चीज मेल्ट हो रही। कोल्ड नहीं, मेल्ट होना कोल्ड अलग चीज है। ओ, कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर, सर मतलब। मतलब किन किन चीजों की जो मेल्टिंग जी। पॉइंट होती है वो बहुत ही लो होती है। जिस तरह बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, जी मतलब वो सर। आप लो ओपन होती है। एनवायरनमेंट है वो वहीं पे पिघल जाएगा। अगर इसके कुल्फी होती है मिसाल लो उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है। इसी तरीके से आपके पास जो कुछ ऐसे मटेरियल शम्मा है मिसाल दो, हम जो जलाते हैं, अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू उन दोनों के थोड़ी सी ज्यादा है। कैसे? कि आप उसको जब थोड़ी आग लगाते हैं फिर वो मेल्ट होता है। ठीक है, जिस तरह मोम वगैरह होता है। तो इस तरीके से अब ऐसा मटेरियल हो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो। ये वजह क्यों हाई होने की? क्योंकि हम जो है मटेरियल को खुद हीट हीट दे रहे हैं, मतलब हीट जनरेट करवा रहे हैं। अगर हीट जनरेट करवाते करवाते उसकी खुद मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगी तो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, वो तो बहुत नुकसान भी कर सकता है। ऐसे समझो फॉर सपोज अगर आप घर में आयरन कर रहे हैं और घर में आयरन में जो मटेरियल यूज हुआ हुआ है उसकी खुद की मेल्टिंग पॉइंट है फॉर सपोज जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 130 सपोज कर रहे हैं, और आपने उसको
आयरन को हीटअप किया, आयरन को जब ऑन किया हीटअप होना शुरू हो गया। अब वो 120-130 वैसे ही अचीव हो जाएगी, क्योंकि इतना टेम्परेचर वैसे उसमें अचीव हो जाएगा, वो इतने टेम्परेचर जब चल जाएगी तो आयरन ही पिघलना शुरू हो जाएगी, अगर वो इस तरह का मटेरियल हो। तो इसमें हमें ऐसा चाहिए जितनी उससे हमें रिक्वायर्ड है ना वो हीट, उससे उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो। फॉर सपोज आपको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड ना जनरेट करवानी है हीट, इतनी ज़्यादा, मगर आपका जो मटेरियल यूज़ हो रहा हो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो ना, वो जो है ना बहुत ज़्यादा हो उससे, ताकि वो जब वो इतनी हीट जनरेट कर रहा हो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड वो, तो वो मेल्ट खुद ना हो। आई बात समझ में? यस सर। सर जैसे इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं सर, जैसे हम सालन वगैरह गर्म कर रहे होते हैं, या जैसे दूध वगैरह जो भी चीज यानी चूल्हे पे गर्म कर होते हैं, अगर हम कम रखेंगे तो ये कि वो सही होता रहेगा गर्म। लेकिन ये कि अगर हम एकदम यानी कि तेज कर देंगे तो सर वो मतलब उससे वो जल भी सकता है, नहीं उसको वो नुकसान पहुंच तो सकता है सर। ठीक है डोमेस्टिक में, मगर जो मेल्टिंग पॉइंट से एकदम पूरी रिलेट नहीं कर रहा। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, मेल्टिंग तो सॉलिड्स की होती है ना, कोई ना कोई जी जी जब सर। सॉलिड फॉर्म में वो मेल्ट होती है ना, वो लिक्विड फॉर्म में वेपोराइज हो रही होती है, ठीक है। तो वो तो पिज़्ज़ा सही खुद ही सर। पहले ही उसमें और क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जी सर। ठीक है। तो वो चीज़ जो है आप जो कह रहे हैं, वो प्रेशर होता है उसमें, जब आप जैसे जैसे टेम्परेचर तेज होते हैं, वो बॉयल्स लॉ और इस तरह के जो लॉ हैं वो अप्लाई होते हैं। मगर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड्स की होती है, सॉलिड्स को हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, ऐसा एलिमेंट हो, ठीक है। ये हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? जो एलिमेंट हमें यूज करना है फॉर हीटिंग, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी रेजिस्टेंस हाई हो ताकि टेम्परेचर वो हीट जनरेट करे, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो ताकि वो मेल्ट ना हो सके हाई टेम्परेचर पे, हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर। Oxidizing temperature of the heating element should be high in order to ensure क्या कहते हैं कि longer life। फिर अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग की चीजें दिखाता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ओके एक मिनट, थोड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर मतलब ये होता है कि क्योंकि केमिकली चीजों को जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। तो उसमें जो हाई टेम्परेचर में भी वो अपने एलिमेंट्स को वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उस टाइम भी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करने दे, और ताकि हीटिंग प्रोसेस वो कंटिन्यू रह सके। यस। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ भी है जी काफी। सर। लो टेम्परेचर क्लियर है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ना उसकी लो होनी चाहिए। The resistance change factor per degree of temperature is change is called the temperature coefficient of resistance। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है क्या चीज? ये इंडिकेट हमें बताता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से, या मिसाल तौर सपोज करें, इस एलिमेंट से हमें ये पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक डिग्री सेंटीग्रेड चेंज के साथ आपके रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हीटिंग जब होती है तो उससे आपकी जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल की, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे क्योंकि बताते खुद हम एलिमेंट को हीटअप कर रहे हैं, तो हमें हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ उसमें चेंजेस आइडियली नहीं होनी चाहिए, मगर प्रैक्टिकली हो तो बहुत थोड़ी हो। ऐसे समझो कि अगर मैं टेम्परेचर जो है 100 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड करूं,
ठीक है। तो उसकी जो आपके जो रेजिस्टेंस फॉर सपोज पहले थी 100 किलो, तो वो जो है इतनी ज्यादा चेंज ना हो सकता है कि वो मिसाल दो 99.5 हो जाए, मगर उसमें रेजिस्टेंस में इतनी ज्यादा डिग्री टेम्परेचर चेंज के साथ भी इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं आए, ये कहलाएंगे लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर फॉर सपोज यहाँ पे आपने 100 से 100 से आपने टेम्परेचर कर दिया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको जी पहले रेजिस्टेंस थी 100 किलो ओम, और वो चेंज होके 1 किलो ओम हो जाए सपोज करें, तो जाहिर बात है वो एलिमेंट जो है उसका हाई जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट होगा, तो ये एलिमेंट हमेशा नहीं चाहिए। आई बात समझ में या नहीं? सर थोड़ी सर कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, पूछ लें कि कौन सी चीज में। सर इसमें जो है आपने भी एग्जांपल मतलब दी थी ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले, ये सर थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस में मतलब ये टेम्परेचर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि change change in resistance due to change in temperature। आई बात समझ में? मतलब रेजिस्टेंस में चेंज आना ड्यू टू द चेंज इन हीटिंग, मतलब टेम्परेचर। ठीक है, एलिमेंट को जब हम कुछ एलिमेंट होते हैं ना जिनको आप टेम्परेचर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा यूजुअली कम होती है। ठीक है, तो जैसे ही अब क्योंकि हमारा एलिमेंट यहाँ पे खुद ही हम यूज ही कर रहे हैं हीटिंग के लिए, तो इसमें हीट तो होगी, और पता चले हमने इसको हीटिंग के लिए यूज किया, और जैसे टेम्परेचर दिया तो उसकी हीटिंग वाली जो रेजिस्टेंस है ना प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी तो उसका नुकसान क्या होगा, क्योंकि हीट जनरेट ही ड्यू टू रेजिस्टेंस हो रही है, और रेजिस्टेंस ही डाउन हो जाएगी तो वो अब एलिमेंट जो है अपनी हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी है ना, वंस हीट अप हो जाएगा उसके बाद फिर वो दोबारा हीट अप उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में या नहीं? अब यस सर क्लियर। कोई एग्जांपल आप दें अभी अगर क्लियर हो गई तो। सर जैसे कि ठीक है, अगर कोई एग्जांपल नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, अब जैसे देख। ठीक है, मगर ये ध्यान में रखिएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली चीज डेफिनेशन। ठीक है, जी जी सर in ये case the material has low temperature coefficient of resistance, there will be only small variation in its resistance over its normal range of temperature। ठीक है, तो जाहिर बात है जब सर इसमें हम ये दे सकते हैं, मेरे जहन में आया कि सर ऐसा हो सकता है कि सर मतलब जैसे ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं सर, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये सब मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस होते हैं। कौन से कार्बन? जी सर नहीं, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स तो जाहिर बात है उनकी अपनी डोपिंग के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। सन डिप्लेशन में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मगर वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर डिप्लेशन, तो डिप्लेशन का मैकेनिज्म अलग है। टेम्परेचर वहां पे भी जनरेट होता है, उधर भी अपने इम्पैक्ट हैं, मगर यहाँ पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये एज ए प्रॉपर्टी होती है आपके क्या कहते हैं कि उसकी जो मटेरियल की, जो मटेरियल है ना, हर एलिमेंट की, हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। मिसाल तौर हम जो कॉपर, लोहा, वुड, हर किसी की, मगर किसी की किस तरीके की प्रॉपर्टी है, किसी की किस तरीके की प्रॉपर्टी है, मगर हर किसी की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है।
अगर हम वुड की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत है और वहां पे आपके पास उसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है। जी सर। अगर आप बात करें लोहे की तो वो वहाँ रेजिस्टेंस मतलब होती है, मतलब डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है, मगर फिर भी करंट फ्लो हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। मगर ये जो चेंज जो कोएफिशिएंट है वो मतलब ये है कि टेम्परेचर में चेंजेस के साथ जो आपकी रेजिस्टेंस में चेंजेस आती है, इसको आप कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। जी सर। अच्छा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस, अब ये क्या चीज है? If the temperature coefficient of the resistance of heating element is negative, its resistance will decrease with rise in temperature, and it will draw more current, which will produce more wastage and hence heat. With more heat, the resistance will decrease, further resulting in instability of operation. असल में होता क्या है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या कि चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब सपोज करें चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चाहे निगेटिव भी हो सकता है। मतलब यूं कहेंगे आपके पास एक चीज मिसाल लो, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो एक पॉसिबिलिटी ये है, सपोज करें मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं इस केस में, तो एक पॉसिबिलिटी ये, इसमें दो पॉसिबिलिटी, इधर या तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, ऐसे ही है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी और रेजिस्टेंस भी आपकी बढ़ रही, मतलब आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रही। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। इसके बरक्स अगर फॉर सपोज आप देखें कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके पास नेगेटिव जो मतलब इसकी जो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, कम हो रही हो, तो इस केस में हम कहेंगे ये उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। यही बात यहाँ पे समझाइए। If the temperature coefficient of the element is negative, its resistance will decrease with rise in temperature.